का मैं यूट्यूब चैनल क्लब ट्यूटोरियल सर। तो आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड कक्षा 8 का चैप्टर 2 त्वरित और भूकंप का हम पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम इस चैप्टर को पढ़ाएंगे। तो हम इस चैप्टर यहाँ इसके पहले तक को हम पढ़ा चुके थे, यहाँ से हम आज पढ़ेंगे। तो हमारा पहले यहाँ पे बोल गया है, अब हम पढ़ेंगे आवेश का स्थानांतरण। अब आवेश का स्थानांतरण के बारे में पढ़ेंगे। प्लास्टिक अथवा कांच की चौड़े मुंह वाली पारदर्शी बोतल लीजिए, जो कि एक करने के प्लास्टिक अथवा कांच के एक चौड़े मुंह वाली एक बोतल को लेना है। मुंह के साइज से थोड़ा बड़ा गड्ढे का टुकड़ा काट लीजिए। गड्ढे मतलब कूट का टुकड़ा काट लीजिए। अब एक लोहे के पेपर कील को लपेटकर ऊपर नीचे हुक जैसी संरचना बना दीजिए। अब एक लोहे का एक रड को लेना है, इस प्रकार से, जैसे ये दिया है इस प्रकार से ले लीजिए। उसके बाद एक पिन कर लीजिए, उसको क्या कीजिए, ऊपर और नीचे हुक के जैसे क्या करना है, बना देना है। एक सिरे को गत्ते में घुसाकर बोतल से ऊपर खींचिए। एक सिरे को क्या करना है, गत्ते जो है उसमें मतलब कूट में से घुसाकर बोतल को ऊपर खींचना है। दूसरे सिरे को में 2 एल्युमिनियम की पत्ती का टुकड़ा इस प्रकार घुसाइए कि गत्ते के लंबवत रहे। अब ताप पूर्व की भांति बेकर रिफिल को आवेशित कर पेपर विलप के गड्ढे को ऊपर वाली छोर पर हटाइए। अब इसको क्या करना है, जिस प्रकार से रिफिल में आपको रिफिल को पेपर के पास हटा दिए थे, उसी प्रकार से इसको भी वहाँ पे हटा देना है। देखिए कि क्या एल्युमिनियम की पत्ती के टुकड़े पर कोई प्रभाव पड़ा, और देखना क्या है कि क्या एल्युमिनियम की जो पत्ती है उस पर कोई प्रभाव पड़ा। क्या पत्ती के टुकड़े ने एक दूसरे को प्रतिकर्षित किया। क्या पत्ती का जो टुकड़ा है एक दूसरे को प्रतिकर्षित किया, दोनों अलग अलग हो गए। अब आप रेशम के कपड़े से रगड़ी गई कांच की छड़, रगड़ी गई बैलून आदि को विकल्प के ऊपरी हिस्से से सटाकर परीक्षण कीजिए कि क्या हर स्थिति में पत्ती का टुकड़ा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। और उसके बाद क्या करना है, सब जितने भी आप जो भी सामान लीजिए, उसको कोई भी वस्तु को लीजिए, उसको क्या करिए, रेशमी कपड़े से उसको अच्छी तरह से उसको रगड़ कर पत्ती के पास लाना है। क्या वो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या आप कह सकते हैं कि आवेशित वस्तुओं से आवेश सुचालक हुक से होकर एल्युमिनियम की पत्ती के टुकड़ों को आवेशित कर रहा है। अब आप कह सकते हैं कि क्या एल्युमिनियम की पत्ती जो है एक दूसरे टुकड़े को आवेशित कर रहा है। हम बिल्कुल कह सकते हैं। और समान आवेश होने के कारण एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहा है। और समान आवेश के कारण वो क्या कर रहा है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहा है। कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं, इसकी जांच करने के लिए बनाई गई इस युक्ति को
विद्युतदर्शी कहते हैं। अब कोई वस्तु आवेशित है कि नहीं उसको उस यंत्र के उसको पता लगाने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? विद्युतदर्शी कहते हैं। साथ ही हमें यह भी पता चला कि सुचालक वस्तुओं से होकर आवेश का स्थानांतरण होता है। उसका सुचालक वस्तुओं के होने से क्या होता है? आवेश एक दूसरे से एक जगह से दूसरे जगह पर प्रभावी हो जाता है, सुचालक होता है। अब आप कील के ऊपरी सिरे को अपने हाथों से छुइए। आप देखेंगे कि पत्ती का टुकड़ा अपनी पूर्व की अवस्था में चला गया। और आपको क्या करना है? और अपने उस कील के ऊपर वाले हिस्से को अपने उंगली से छूना है। उसके बाद देखिएगा कि वो जो आपका पत्ती था, वो पत्ती जो था वो क्या हो गया? वो अपने पूर्व अवस्था पत्ती का टुकड़ा वो अपने पूर्व अवस्था में चला जाएगा। इसका अर्थ है कि पत्ती के टुकड़ों का आवेश आपके शरीर में आया और वह अनावेशित हो गया। इसका मतलब क्या है? पत्ती में जो आवेश था वो आपके शरीर में आ गया और वो क्या हुआ? अनावेशित हो गया। यह आवेश हमारे शरीर से होकर पृथ्वी में चला गया और यह जो आवेश था वो हमारे शरीर से होकर कहाँ पे चला गया? पृथ्वी में चला गया। किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को भूसंपर्करण कहते हैं। किसी वस्तु का क्या आवेश को पृथ्वी में डाला जाता है तो उसे क्या कहते हैं? भूसंपर्करण आवेश कहा जाता है। विद्युत परिपथ में किसी गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होने वाले आघात से बचने के लिए हम घरों में भी संपर्कन की व्यवस्था करते हैं। जो विद्युत के कारण कभी कभी कहीं पे तार टूट जाता है तो जो बिजली है वो क्या सीधा चली जाएगी, वो जमीन में चल जाएगी। इसकी भूसंपर्कन की भी घरों में आवश्यकता होती है, क्योंकि जब बिजली का तार कभी टूट गया तो वो उससे जो बिजली निकलेगी वो कहाँ पे चली जाए? डायरेक्ट किसी को नुकसान ना पहुँचे, वो डायरेक्टली कहाँ चल जाए? धरती के अंदर चला जाए। अब पढ़ेंगे तड़ित। अब हम लोग तड़ित के बारे में जानेंगे। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि तूफान के समय हवाएं तेज गति से ऊपर की ओर जाती है। हमने पिछले कक्षा में पढ़े थे कि तूफान के कारण हवाएं जो है वो तेज गति से ऊपर की ओर जाती है। हवा से रगड़ के कारण आवेशों का पृथक्करण होता है। हवा के रगड़ से कारण आवेशों का क्या होता है? पृथक्करण होता है, मतलब आवेश उत्पन्न होते हैं। बादल में निचले हिस्से में अत्यधिक मात्रा में आवेश जमा हो जाते हैं। बादल के जो निचले हिस्से होते हैं उसमें अत्यधिक मात्रा में क्या होता है? आवेश जमा हो जाते हैं। धरती के ऊपर हवा भी आवेशित होता है और धरती के ऊपर जो हवा रहता है वो भी आवेशित रहता है। जब संचित आवेशों का परिमाण अत्यधिक हो जाता है और जब संचित आवेश का मतलब जो आवेश शांत है उसका जो परिणाम है वो अधिक हो जाएगा, तो धनावेश और ऋणावेश के बीच विद्युत प्रवाह के कारण चमकीली धारियाँ दिखती है। उसके बाद क्या होता है? धनावेश। जब ये दोनों एक साथ होंगे, धनावेश ऋणावेश, तो उसके कारण क्या होगा? जो चमकीली एक रेखा के जैसे निकलेगा उसमें वह क्या होता है? विद्युत के कारण निकलती है। और तीव्र ध्वनि सुनाई पड़ती है और तेजी और बहुत ज़्यादा आवाज़ भी सुनाई पड़ता है। इसे हम तड़ित कहते हैं और इसे हम क्या कहते हैं? तड़ित कहते हैं। आवेशों के मिलने तथा पृथ्वी तक आ जाने की इस क्रिया को विद्युत
विसर्जन कहते हैं। आवेश जब मिलता है उसका और जब वो पृथ्वी तक आता है तो उसको क्या कहते हैं? विद्युत विसर्जन कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे तड़ित से सुरक्षा। तड़ित जो है उससे कैसे सुरक्षा पाएंगे? तड़ित झाझा अथवा तूफान के समय खुला स्थान सुरक्षित नहीं होता है। तड़ित जब आएगा तो उस समय खुला स्थान सुरक्षित नहीं रहता है। किसी घर के अथवा छत के अंदर की जगह ही सुरक्षित स्थान है और किसी घर के अंदर का कोई भी स्थान क्या है? सुरक्षित है। यदि आप किसी बस कार आदि में यात्रा कर रहे हैं हो तो उसकी खिड़कियां दरवाजे आदि बंद कर उसके अंदर रहना ही सुरक्षित है। अगर आप किसी बस में या किसी कार में घूम रहे हैं तो उसका खिड़की और दरवाजा बंद कर अंदर रहना ही सुरक्षित है। खुले मैदान में नहीं रहिए। मैदान की खुली छत, खेत अथवा बड़े वृक्ष के नीचे नहीं यदि आप बगीचे अथवा जंगल में हैं तो छोटे वृक्ष के नीचे शरण लीजिए। अगर आप मान लीजिए कभी जंगल में है या फिर आप बगीचे में है तो आपके पास जो बड़े वृक्ष है तो उस बड़े वृक्ष के नीचे ना रहिए, छोटे वृक्ष के नीचे रहिए। यदि खेतों में है तो और वहाँ कुछ वृक्ष हैं तो वृक्ष के नीचे रहने से बेहतर खुले मैदान में लेट जाना अथवा सिकुड़कर उकड़ू बैठ जाना चाहिए। अगर आप खुले मैदान में अगर आप वृक्ष के पास हैं तो मान लीजिए आपके पास छोटे वृक्ष नहीं है या फिर आप वृक्ष के पास रहना सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं तो खुले मैदान में जाकर लेट जाना चाहिए। उसके बाद सिकुड़ कर बैठ जाना चाहिए। बिजली अथवा टेलीफोन के तार या खंभे से दूरी बनाए रखना चाहिए। आप जानते हैं कि तड़ित एवं विद्युत विसर्जन है। आप अगर कभी मान लीजिए बिजली के खंभे के पास या फिर आपके घर में बिजली का खंभा तो घर के आसपास है तो आप वहाँ पे भी ना रहिए या फिर टेलीफोन के तार के पास भी ना रहिए। उसके बाद देखिए, किसी भी बिजली से चलने वाले उपकरण के प्रयोग से बचना चाहिए। अधिक सुरक्षा हेतु टीवी, कंप्यूटर आदि के प्लगों को निकाल देना बेहतर होगा। और आप अगर घर में है तो आप किसी भी घर के कोई भी विद्युत से चलने वाला जो भी उपकरण है, जो भी मशीनें हैं, उनको कोई भी मशीन को नहीं चलाना चाहिए और टीवी, कंप्यूटर के ये सभी के जो प्लग है उनको निकाल देना चाहिए। झाझा के समय नदी, तालाब आदि में स्नान करना खतरनाक हो सकता है। झाझा के समय नदी, तालाब और जो भी आपके नदी है, तालाब है, उनमें स्नान करना बहुत ही कठिनदायक होगा आपको। आप उसके कारण झाझा के अंदर आप चले जाएं तो आपकी मौत भी हो सकती है। वातावरण शांत होने पर ही सुरक्षित स्थान से बाहर आना चाहिए और वातावरण जब शांत हो जाए तभी सुरक्षित स्थान से बाहर निकलिए। तड़ित का चालक। अब पढ़ेंगे तड़ित का चालक। ऊंची इमारतों, चिमनियों, भवनों एवं अन्य बड़ी संरचनाओं को तड़ित के प्रभाव से बचने की सलाह एवं कारगर युक्त तड़ित चालक है। आप अगर किसी घर के अंदर ऊंची इमारत में है या फिर चिमनियों के पास है, भवनों एवं बड़ी उसके बाद वहाँ पे अगर आप बड़े बड़े ऊंची इमारतों में है तो वहाँ पे तड़ित से बचने के लिए उचित उपकरण भी लगाए जा सकते हैं। आपने आवेशों के भू संपर्कन के बारे में जान लिया है और अब हम लोग आवेश में जब पढ़ रहे थे तो उसमें भू संपर्कन के बारे में हम लोग पढ़े थे। यही
अवधारण इस युक्त के निर्माण में सहायक हुई। और जो ये भू संपर्कन है, ये किसके, यही जो उपकरण था वो इस युक्त में सहायक हुई। भवन के सबसे ऊपरी हिस्से से कुछ ऊपर तांबे के मोटे तार की 3 नुकीली संरचना लगाई जाती है। और भवन के सबसे ऊपरी सतह पे क्या तांबे के 3 नुकीली संरचना लगाई जाती है। उस नुकीली संरचना से तांबे का पत्थर जोड़कर उसे जमीन के नीचे 3 से 4 फीट ले जाकर तांबे के प्लेट से जोड़कर मिट्टी से ढक दिया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, तांबे के तार को उसको तांबे की प्लेट से जोड़कर मिट्टी के नीचे 3 से 4 फीट अंदर उसको अंदर गाड़ दिया जाता है। इससे भवन, इमारतें आदि त्वरित सुरक्षित हो जाते हैं। इससे क्या होता है, ये उपकरण कर देने से क्या होता है, जो भवन और जो इमारतें हैं वो त्वरित से सुरक्षित हो जाते हैं, क्योंकि इन तांबे की पत्थर से होकर आवेश पृथ्वी के में चला जाता है। और इससे जो आवेश आता है, आसमान से जो भी आवेश आता है वो उस तांबे के तार से होकर क्या चला जाता है, पृथ्वी के नीचे चला जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि त्वरित झांझा के समय इस तार को नहीं छूना चाहिए? क्या आप बता सकते हैं कि क्यों त्वरित और झांझा के समय इन तारों को क्यों नहीं छूना चाहिए? घर में लगे पानी के पाइप को छूना भी आपको हानि पहुंचा सकता है। और घर में लगा जो पानी का पाइप है वो भी आपको हानि पहुंचा सकता है। अब पढ़ेंगे हम लोग भूकंप। अपने बादलों की गड़गड़ाहट, झांझा, त्वरित, चक्रवात, तूफान, बाढ़, भूस्खलन, हिमपात आदि प्राकृतिक परिघटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। तो हम ये जितने भी नाम हैं इनके घटनाओं के बारे में हम तो पढ़ लिए हैं। प्रयुक्त परिघटना मानव सभ्यता को व्यापक हानि पहुंचाती रहती है। और ये जितने भी घटनाएं हैं वो मानव को क्या हानि पहुंचाती रहती है। इन सब से अतिरिक्त भी कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं हैं। आइए इन परिघटनाओं को मौसम संबंधी एवं भूगर्भीय परिघटनाओं में विभाजित कर एक तालिका बनाएं। और ये जितने घटनाएं यहाँ पे इस तालिका के जैसे एक तालिका बना लेना है। इन तालिका को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। और इसी के जैसे इन तालिकाओं का आगे बढ़ाने का प्रयास करना है हमें। उपयुक्त परिघटनाओं के कुछ तो मानव सभ्यता के लिए लाभकारी है और कुछ अत्यंत विनाशकारी। विज्ञान एवं तकनीकी के विकास से हम कुछ प्राकृतिक परिघटना की भविष्यवाणी करना सीख लिया है। और ये कुछ परिघटनाएं जो है वो हमारे जीवन मानव के लिए अच्छा भी है और कुछ बहुत ही विनाशकारी भी है। और ये हम कुछ विज्ञान की सहायता से हम इन तकनीकों को अब ये जितने परिघटना इनकी भविष्यवाणी भी करने को भी हम लोग सीख लिए हैं, जिससे हम धन जन की व्यापक हानि से कुछ बचाव कर पाते हैं। और इससे हम धन और अपने पैसों को और जानवरों को अच्छी तरह से बचा सकते हैं। जानवरों को, जीव जंतु जितने भी, इनको अच्छी हम बचा सकते हैं। पर कुछ ऐसी भी प्राकृतिक घटनाएं हैं जिसकी भविष्यवाणी अभी तक कर पाना
संभव नहीं हो पाया है, और कुछ ऐसे भी परिघटनाएं हैं जिनकी भविष्यवाणी अभी तक उसका संभव नहीं हो पाया है। इसमें एक परिघटना है भूकंप, और इसमें भी एक परिघटना है जिसका नाम है भूकंप। भूकंप क्या है, अब हम लोग पढ़ेंगे भूकंप क्या है। भूकंप होने से क्या क्या होता है, भूकंप जब आता है तो क्या होता है, इसके प्रभावों को कम करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, इसके जो प्रभाव है इसको कम करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, पढ़ेंगे हम लोग। 1934 में बिहार में आए विनाशकारी भूकंप, 1990 में आया भूकंप, 2001 में आए गुजरात के भूकंप आदि का फोटो जमा करने का प्रयास कीजिए। 1934 में बिहार में जो भूकंप आया था उसका, और 1990 में जो भूकंप आया था उसका, 2001 में जो गुजरात में भूकंप आया था उसका, इन सभी का फोटो इकट्ठा कीजिए आप लोग। सितंबर 2011 में बिहार में आए भूकंप को आपने महसूस किया होगा। सितंबर 2011 में जो भूकंप आया था उसको भी आप लोग महसूस जरूर किए होंगे। इसकी तीव्रता एवं केंद्र के संबंध में जानकारियां इकट्ठी कीजिए, और इसके तीव्रता और केंद्र के बारे में जानकारियां भी इकट्ठी करना है आप लोगों को। भूकंप क्या होता है, अब हम लोग पढ़ेंगे भूकंप क्या होता है। भूकंप पृथ्वी का मापन अथवा कोई झटका होता है। जो भूकंप होता है वो पृथ्वी के अंदर कंपन और झटका होता है, झटका देता है, जो पृथ्वी के भीतर गहराई में गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होता है। जो पृथ्वी ये उत्पन्न क्यों होता है, ये भूकंप आता क्यों है, पृथ्वी के नीचे जब गहराई में जब कुछ गड़बड़ी हो जाता है उसके कारण आता है। भूकंप अक्सर आते रहते हैं, जो भूकंप है वो अक्सर आते रहते हैं, पर हम हमेशा उसे महसूस नहीं कर पाते हैं, कर पाते हैं। कभी कभी जीवन तथा संपत्ति की क्षति पहुंचती है, ऐसे क्यों, और कभी कभी जीवन को भी और संपत्ति को भी हमें क्षति पहुंचता है। भूकंप का कारण, भूकंप किस कारण से आता है इसको पढ़ेंगे। भूकंप से संबंध में प्राचीन काल से कोई लोक अथवा प्रचलित है, कई कथाएं प्रचलित है। जो भूकंप है इससे संबंधित प्राचीन काल के कई कथाएं जो है वो प्रचलित है, जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, और जिनका कोई वैज्ञानिक आधार भी नहीं है। इसके कारण समझने हेतु पृथ्वी की संरचना जानना जरूरी है, और इसके लिए पृथ्वी का जो संरचना है उसको जानना जरूरी है। तो और पृथ्वी का जो संरचना है इस प्रकार से देख लीजिए आप लोग। जिसकी चित्र से स्पष्ट है, जैसे कि चित्र से स्पष्ट है कि पृथ्वी की परत टुकड़ों में विभाजित है। इस चित्र से जो ऊपर दिया है, इस चित्र से क्या है, हम स्पष्ट यह हो गया है कि पृथ्वी की परत है, जो पृथ्वी है कई परत वाले टुकड़े में बटी हुई है, जिसमें प्रत्येक टुकड़े को प्लेट कहते हैं, और जितने टुकड़े हैं इनको क्या कहते हैं, प्लेट कहते हैं। यह प्लेट निरंतर धीरे धीरे गतिमान रहती है, और जो ये प्लेट है वह नियंत्रण हमेशा धीरे धीरे गतिमान रहती है, धीरे धीरे चलती रहती है। गति के कारण ये कभी एक दूसरे से रगड़ खाती है, और गति के कारण कभी कभी ये प्लेट जो एक दूसरे से रगड़ा जाती है, अथवा एक दूसरे से टक्कर के कारण भूप्रपट्टी में विक्षोभ उत्पन्न होते हैं, और टक्कर के कारण जो भूप्रपट्टी है उसमें क्या उत्पन्न होता है, विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। यही विक्षोभ पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में दिखाई देता है, और ये जो
विक्षोभ है वो पृथ्वी के ऊपर जो क्या सतह पर क्या होता है, भूकंप के रूप में दिखाई देता है। पृथ्वी के भूपटपट्टी पर कंपन, ज्वालामुखी के फटने, उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने अथवा किसी भूमिगत नाभिकीय विस्फोट के कारण भी उत्पन्न हो सकते हैं। और जो भूकंप पड़ती है ये किस के कारण हो सकती है? कंपन के कारण, ज्वालामुखी के फटने के कारण भी हो सकती है, उल्कापिंड के गिरने के कारण भी हो सकती है, किसी भूमि के अंदर किसी विस्फोट के कारण भी हो सकती है। परंतु अधिकांश भूकंप पृथ्वी के प्लेटों की गति के कारण आते हैं। अधिकांश सबसे ज्यादा जो भूकंप है वो किसके कारण आते हैं? पृथ्वी के प्लेटों के कारण आते हैं, जहाँ प्लेट की सीमाएं दुर्बल क्षेत्र में होती है। जहाँ प्लेट की सीमाएं जो क्या है, दुर्बल क्षेत्र में होती है, डूबी हुए क्षेत्र में रहती है, वहाँ भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। वहाँ जो भूकंप आने की संभावना क्या है, वो भूकंप वहाँ पे ज़्यादातर आने की आशा रहती है। रेडियो या टीवी से घर या मकान खरीदने बनाने समय भूकंप जोन की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें। ऐसा विज्ञापन आपने सुना होगा। भूकंप जोन से संबंधित भारत का मानचित्र आपकी भूगोल की किताब में दिया गया होगा, और भूकंप जोन से संबंधित मानचित्र आपके भूगोल की बुक में दिया होगा। उस मानचित्र में अपने राज्य की स्थिति का पता कीजिए, और उस मानचित्र में दिए गए मानचित्र है उसमें अपने राज्य की दिए गए भूकंप की स्थिति को जानना है। अपने राज्य में आपके जिले की स्थिति किस जोन में है, इसे भी पता करने की कोशिश कीजिए, और आपकी जिले की स्थिति किस जोन में है उसको भी जानने का प्रयास कीजिए। भारत में आए भूकंप की सूची रिक्टर पैमाने के माप के साथ। जो भारत में जो भी भूकंप आए थे वो रिक्टर पैमाने के साथ यहाँ पे दिखाया जा रहा है। उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है कि रिक्टर मापने पर अधिक माप ज्यादा क्षति पहुंचाती है। रिक्टर से मापने पर जो अधिक माप है वो ज्यादा क्षति पहुंचाती है। प्रारंभ में भूकंप मापने की विधि मालूम नहीं थी। शुरू में हमें क्या जो भूकंप की विधि जो विधि थी उसको मापने का हमें जो गति थे उसको मापने का हमें विधि पता नहीं था। विज्ञान एवं तकनीकी विकास के क्रम में रॉबर्ट माइलेट, जॉन मिलर, लुईग और ग्रे के सहायता से सतह भूकंप मापी विकसित किया गया। भारत में मिलस भूकंप मापियों का प्रयोग प्रारंभ हुआ। 1905 में शिमला, मुंबई और कोलकाता की वेधशालाओं में भूकंप मापी लगाए गए। जो 1905 में शिमला, मुंबई में कोलकाता की वेधशालाओं में भूकंप की विधि जो भूकंप मापी था उसको लगाया गया। इसके बाद अन्य भूकंप मापियों का जो ये वीडियो है हमारा खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। सबसे पहले आपके पास है। धन्यवाद।
प्रयोग प्रारंभ हुआ। इसके बाद क्या अन्य जो भूकंप मापी थे इसका प्रयोग शुरू हो गया। भूकंप के बचाव। क्या आपने सोचा है कि गढ़ने वाली जगहों को भरकर तालाबों एवं पोखरों के समीप घर बनाने से क्यों बचा जाता है? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए।